ये कहानी है रोहित और नैना की। रोहित अपनी माँ के साथ रहा करता था, तो वहीं नैना भी अमीर बाप की एक लौती औलाद थी, लेकिन उसके बाद भी वो बाहर जॉब किया करती थी। ऐसे एक दिन नैना और रोहित आपस में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। रोहित, हमारे रिश्ते को 4 साल हो चुके हैं। तुम अपनी मम्मी से मेरी बात कब करोगे? मेरी जान, मैं बहुत जल्दी माँ से बात करूंगा हमारी शादी की, और वो मान जाएंगी। तुम उनकी चिंता मत करो। पर रोहित, तुम तो जानते हो ना कि हम दोनों की उम्र हो रही है, और अब तो पापा भी मेरे लिए लड़के देख रहे हैं। मैं उन्हें ज्यादा समय तक रोक नहीं सकती, और मैं किसी और के साथ शादी भी नहीं कर सकती। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार बहुत करती हो, और मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए अपनी माँ से बात करने का और अपनी माँ को समझाने का। थोड़ा वक्त दो यार मुझे। लेकिन कब रोहित? तुम माँ से बात कब करोगे? अरे बस करो यार, मुझे थोड़ा समय चाहिए, तो तुम मुझे थोड़ा समय दे दो। और बात रही तुम्हारे घर वालों की, उनको तुम भी तो समझा सकती हो, समझा लो ना। रोहित की बात सुनकर नैना चुप हो जाती है। गुस्से में वहाँ से वो चली जाती है। समय बीतता है। बीतते समय के साथ नैना जब भी रोहित को शादी के लिए बोलती, रोहित ना अनुकूल कर दिया करता। कोई न कोई बहाना बनाकर बात को टाल दिया करता। ऐसे एक दिन नैना रोहित को कॉल करती है और रोहित से कहती है, रोहित, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। मैं हमारे पुराने वाले पार्क में तुम्हारे इंतजार कर रही हूँ। तुम जल्द से जल्द वहाँ आ जाओ। नैना, माफ करना, लेकिन आज मैं तुमसे मिलने आ नहीं पाऊंगा। वो मुझे माँ के साथ कहीं जाना है, तो तुम मेरा इंतजार मत करना, ठीक है? घर चली जाना। रोहित की बात सुनकर एक बार फिर से नैना को बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाता है। वो अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घर की ओर निकल पड़ती है। ऐसे 2 दिन गुजर गए थे। नैना और रोहित जब एक दूसरे से मिलते हैं, तो नैना की आंखों में आंसू देखकर रोहित उससे सवाल करता है, क्या हुआ नैना, तुम्हारी आंखों में आंसू? किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा रोहित। बस मुझे दुख तो इस बात का है कि तुम मेरी आंखों के आंसू को समझ नहीं सकते। मेरी आंखों में आंसू क्यों है, तुम्हें इससे फर्क पड़ता है, लेकिन ये आंसू किसकी वजह से है, तुम ये जानना नहीं चाहते। नैना, क्या बात है? साफ साफ बोलो ना, समझ नहीं आ रहा मुझे। रोहित, मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि हमारे रिश्ते को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन तुम हो कि हमारे इस रिश्ते को मंजिल देने को तैयार ही नहीं हो। अगर ऐसा ही होता रहा ना, तो माँ बाबूजी मेरी शादी किसी अमीरजादे से कर देंगे। नैना, ये कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर मैं तुम्हें किसी और का होते हुए कैसे देख सकता हूँ? अगर ऐसी ही बात है तो रोहित, कब तुम अपने घर वालों से बात करोगे? आखिर कब तुम अपनी माँ से मुझे मिलवाओगे? मैं तो थक गई हूँ अपने घर वालों को तुम्हारे लिए रोक रोक कर। नैना देखो, तुम बहुत अमीर हो और मैं बहुत गरीब, और एक गरीब लड़का तुम्हें दुनिया की सारी सुख सुविधा नहीं दे पाएगा। इसलिए मैं समय मांगता हूँ तुमसे, ताकि मैं तुम्हें सुख सुविधा दे सकूं। मैंने गरीबी देखी है, पर तुमने नहीं देखी है, और मैं नहीं चाहता मुझसे शादी करके तुम गरीबी देखो। इसलिए मैं बस तुमसे टाइम मांग रहा हूँ, ताकि मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ लाकर दे सकूं। तो ठीक है रोहित, तुम अपना टाइम लेते रहो। अगर कल को मेरी शादी कहीं और हो गई ना, तब अफसोस मत करना। इतना बोलकर नैना चुप हो जाती है। मुंह लटकाकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी रोहित नैना का हाथ पकड़कर उसे दिलासा देता है कि वो उसे ज्यादा दिन अकेला नहीं छोड़ेगा। वो जल्दी अपनी माँ के साथ नैना के घर जाकर उसका हाथ मांग लेगा। इसे सुनकर नैना कहती है, तुम सच कह रही हो ना रोहित? तुम सच में मेरा हाथ मांगोगे ना? तुम बस आज का समय दे दो मुझे, मैं कल माँ को लेकर आता हूँ तुम्हारे मम्मी पापा से बात करने। रोहित की बात सुनकर नैना खुश हो जाती है। खुशी से वो रोहित को गले लगा लेती है। कुछ देर बाद अब दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, जहाँ रोहित अपनी माँ को देखकर अपनी आंखों में आंसू भरकर खुद से कहता है, किस माँ को लेकर जाऊँ नैना के घर? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरी माँ की ऐसी हालत नहीं है कि मैं उन्हें किसी से मिलवा सकूं। अगर नैना को पता चल गया मेरी माँ की ये हालत है, नहीं, उसका परिवार तो कभी मेरी माँ के साथ मुझे नहीं अपनाएगा। कैसे बता दूं उन लोगों को कि मेरी माँ की दिमागी हालत सही नहीं है? परेशान रोहित अब अपनी माँ को खाना खिला रहा होता है और उन्हें सुलाकर बाहर निकल आता है। उदास इधर उधर वो टहलने लगता है, पर तभी उसका दोस्त राहुल उसकी नजर रोहित पर पड़ती है। वो अपने घर से बाहर आकर रोहित से सवाल करता है, रोहित, क्या हुआ? तू इतनी रात गए तू अपने घर से बाहर क्यों टहल रहा है? तुझे पता नहीं तेरी माँ की हालत खराब है? ये जानकर भी तू अपनी माँ को अकेला छोड़ आया। क्या करूं भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ के पास रहता हूँ तो उनको देखकर मुझसे देखा नहीं जाता, और उनसे दूर जाता हूँ तो उन्हें देखे बिना रहा नहीं जाता। मुझे समझ नहीं आ रहा, करूँ तो क्या करूँ? इसका तो अब एक ही हल है, तू अपने घर में अपनी माँ के लिए बहू लिया और अपने लिए पत्नी जो घर को संभाल ले। कैसे ले आऊं भाई? मैं जिससे प्यार करता हूँ वो बहुत पैसे वाली है। उनके घर जाकर बात करने के लिए भी मुझे अपनी माँ को लेकर जाना होगा, और माँ की ऐसी हालत है उन्हें नहीं ले जा सकता।
अगर उनको माँ की हालत पता चली ना तो क्या ही होगा। और माँ की हालत तो तुझे भी पता है, कैसे ले जाऊँ माँ को। तो तू नैना को बता दे ना, तू क्यों नहीं बात कर रहा है शादी की। और आखिर क्यों तू अपनी माँ को उसके घर नहीं ले जा सकता? नहीं बता सकता भाई, मुझे इसी बात का डर है। अगर मैंने उसे कुछ बताया तो क्या पता वो मुझे छोड़ दे। और मैं उसे दूर नहीं जाना चाहता, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, उसे अपनाना चाहता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ की हालत देखकर वो मुझे छोड़ दे या मेरी माँ को कुछ कहे। अगर वो तुझसे प्यार करती होगी तो वो तेरी माँ को अपनाएगी, तू डर मत। एक काम कर, कल जा घर उसके तू, और तू जाकर वहाँ सच्चाई बता दे। राहुल की बात सुनकर रोहित को थोड़ी सी हिम्मत आती है और अगले दिन वो बस बंधन कर तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद वो नैना के घर अकेले ही बात करने जा रहा था। अब सिर्फ रोहित को देखकर नैना की माँ कविता रोहित से सवाल करती है। नैना ने बताया था तुम्हारे बारे में। वैसे देखने में तो तुम अच्छी फैमिली से लग रहे हो। वैसे तुम्हारी माँ कहाँ है? बाहर है क्या? आई नहीं अभी तक? जी नहीं, माँ नहीं आई। वो बात ये ना कि मैं नैना से बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं खुद आया हूँ बात करने। क्योंकि मैं चाहता हूँ शादी से पहले कुछ बातें हैं जो आप लोगों के सामने आ जाए, और एक सच है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सच? कैसा सच रोहित? यही सच कि जब मैं छोटा था तब पिताजी का देहांत हो गया था। उसके बाद माँ ने ही मुझे पाल पोस के काबिल बनाया, लेकिन एक दुर्घटना में मेरी माँ के सर में बहुत गहरी चोट आई, जिसके कारण वो सोचने समझने की क्षमता खो बैठी और पागलों की तरह हरकतें करने लगी। और अपनी माँ की ऐसी हालत देखने के बाद अब मुझे हर समय अपनी माँ के साथ रहना पड़ता है। जब मैं ऑफिस में काम करता हूँ तो अपनी माँ को किसी के पास छोड़ के आ जाता हूँ। मेरा ध्यान मेरी माँ पे ही रहता है। मेरी माँ मेरी जिंदगी है, मेरी माँ मेरा भगवान है। उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रोहित अपनी बात को खत्म करता ही है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आंखों के आंसू देखकर रघु और कविता को काफी दुख होता है। एक माँ बाप होने के नाते वो अपनी बेटी को ऐसे घर में नहीं भेजना चाहते थे जिस घर में कोई गार्जियन ही ना हो, इसलिए वो रोहित को शादी के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। तुम्हारी माँ के बारे में सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा बेटा, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं अपनी बेटी को किसी ऐसे घर में नहीं भेज सकती। वहाँ मेरी बेटी का ध्यान रखने के लिए भी कोई नहीं होगा। उल्टा मेरी बेटी को ही अपनी पागल सास का ध्यान रखना पड़ेगा। हमने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला है। हम नहीं चाहते कि उसकी जिंदगी किसी ऐसे घर में जाकर खराब हो। और जैसे उसके शौक हैं, हम बचपन से उसे देखते आ रहे हैं, वो ऐसे घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। तो बेटा माफ करना, पर शादी तो नहीं हो सकती। लेकिन आंटी जी, मैं नैना से बहुत प्यार करता हूँ। अगर आपके बाद कोई उसे इतना प्यार करेगा तो वो मैं हूँ। मैं उसे हद से ज्यादा प्यार करता हूँ। हमें पता है रोहित, तुम हमारी बेटी से बहुत प्यार करते हो। हमारी बातों को भी समझो। हम जानते हैं कि हमारी बेटी उस घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि कभी भी एक बहू बेटी नहीं बन सकती और ना ही कभी सास माँ का दर्जा ले सकती है। रघु की बात सुनकर रोहित परेशान हो जाता है और उदास रोहित अब वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर नैना आती है और अपनी फैमिली के आगे रोहित का स्टैंड लेते हुए कहती है, माँ पिताजी, मैंने रोहित से प्यार किया है, ना कि अपने कंफर्ट जोन से। अरे आप ही तो कहते थे ना कि मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। आज मेरे पास इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का रास्ता है। माँ पिताजी, प्यार कभी फैमिली या अमीर गरीब देखकर नहीं हो सकता। प्यार तो एक एहसास है जो मुझे रोहित से हो चुका है। फर्क नहीं पड़ता कि रोहित की माँ पागल है, फर्क इससे पड़ता है कि मैं रोहित की पत्नी बनकर उसके घर जाना चाहती हूँ और उसकी माँ की देखभाल एक बेटी बनकर करना चाहती हूँ। लेकिन मेरी बच्ची, तू उस घर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। कभी बेटी का दर्जा नहीं मिलेगा तुझे। अगर रोहित की माँ यहाँ होती तो वो मुझे ये कहती वो उनके घर में अपने लिए बहू नहीं बल्कि बेटी लेकर जा रही है। तभी तो आप मुझे विदा कर देते ना पिताजी। तो फिर अब क्यों नहीं? मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, प्लीज मेरी शादी रोहित से होने दीजिए। नैना के सवाल के आगे रघु और कविता चुप हो जाते हैं। इस तरह वो लोग रोहित और नैना की शादी के लिए मान जाते हैं। समय गुजरता है, बहुत जल्दी दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद नैना अपने घर की जिम्मेदारियां बखूबी संभालती है और नैना के आने के बाद रोहित भी बेफिक्र हो जाता है। ऐसे एक दिन रोहित के जाने के बाद नैना अपनी सास को खाना खिला रही होती है। तभी उसकी सास गुस्से में खाने को फेंक देती है और अपनी सास के ऊपर चिल्लाते हुए नैना कहती है, माँ जी, ये क्या बदतमीजी है? मैंने आपके लिए इतनी प्यार से खाना बनाया है और लेकर आई हूँ, लेकिन आप है कि खाना खाने में ड्रामे कर रही हो। अरे अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप ठीक कैसे होंगी? तू बहुत गंदी है, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। आने दे रोहित को, मैं उससे तेरी शिकायत करूंगी। देखो माँ जी, आप करते रहना रोहित जी से मेरी शिकायत, लेकिन पहले आप मेरे पास आओ
और इस खाने को फिनिश करो जल्दी से। नैना की बात सुनकर पायल चुपचाप खाना खाने लगती है। शाम को जब रोहित आता है तो पायल उसको सारी बातें बताती है और उसकी शिकायत करती है। इसे सुनकर रोहित नैना से सवाल करता है। नैना, माँ जो कह रही है वो सच है क्या? तुमने मेरी माँ को डांटा? हाँ, मैंने माँ को डांटा, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो खाना ही नहीं खा रही थी। अगर माँ जी खाना नहीं खाएंगी तो मैं उन पर चिल्लाऊंगी ना और डांटूंगी भी। नैना, तुम्हें पता है ना मेरी माँ की क्या हालत है। उसके बाद भी तुम मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो। शादी होने के बाद तो तुम मेरी माँ का बहुत ध्यान रख रही थी, और शादी करने के लिए क्या कहती थी तुम? मैं तुम्हारी माँ का ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगी, उन्हें अपनी माँ बना के रखूंगी। ऐसे बनाता है कोई माँ? हाँ, ऐसे। अरे उनके अंदर सोचने समझने की शक्तियां हैं क्या? जो कुछ करेंगी वो कुछ करती भी है तो प्यार से समझाओ ना, चिल्ला क्यों रही हो उनपे? लेकिन रोहित, मेरी बात तो सुनो। रोहित नैना की एक नहीं सुनता और अपनी माँ के कमरे में चला जाता है। बेचारी नैना रोहित को कुछ भी नहीं समझा पाती। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ नैना जानबूझकर अपनी सास को डांटा करती ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। ऐसे एक दिन नैना पोछा मार रही होती है और तभी पायल का पैर फिसल जाता है। ये देखकर नैना घबरा जाती है और तुरंत अपनी सास को अस्पताल लेकर जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर रोहित आता है और अपनी माँ को इस तरह एडमिट देखकर वो नैना के ऊपर चिल्लाता है। बस, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुम्हारे कारण मेरी माँ की यह हालत हो गई। तुम्हें कहा था मेरी माँ का ध्यान रखना, अगर नहीं होता था तो मुझे बता देती। मेरी माँ है, मैं उनका ध्यान अच्छे से रख लेता। तुमने क्या हालत बना दी मेरी माँ की। लेकिन रोहित, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं पता था कि माँ सोकर उठ गई है। अगर मुझे पता होता तो मैं उनके साथ ही होती ना। बस करो, बस करो। ये अच्छे बनने का नाटक ना मेरे सामने मत करो। तुम्हारे माँ बाप सही कहते हैं, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, और तुमने आज दिखा दिया बहू बहू होती है। मैंने गलत इंसान को चुन लिया अपनी माँ के लिए। इससे अच्छा तो मैं ही था अपनी माँ का ध्यान रखने को। रोहित ये सब कुछ बोल ही रहा होता है कि डॉक्टर आता है और मुस्कुराते हुए रोहित से कहता है। रोहित बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, और एक अच्छी न्यूज ये है कि तुम्हारी माँ को सर पे जहाँ चोट लगी थी, जिसके कारण वो अपनी याददाश्त खोकर एक बच्ची बन गई थी, उसी जगह दोबारा चोट लगने के कारण उनका ब्रेन काम करने लग गया पहले की तरह, और वो बिल्कुल ठीक हो गई है। अभी उनको रिकवर में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अब वो पहले की तरह तंदुरुस्त और खुद बोलने, चालने और चलने और अपना काम करने के लायक हो जाएंगी। ये सुनकर रोहित बहुत खुश होता है और डॉक्टर भी अपने काम में बिजी हो जाते हैं। कुछ देर बाद रोहित और नैना जब पायल से मिलते हैं तो पायल अपनी बहू का धन्यवाद करती है और रोहित को सब बताती है कि नैना ने किस तरह उसका ख्याल रखा। ये सब जानने के बाद रोहित नैना से माफी मांगता है और अब पूरा परिवार मिलकर हंसी खुशी साथ रहने लगता है। सुहाना कॉलेज से घर आती है और सीधा अपने कमरे में जा ही रही होती है। तभी सुहाना की बुआ चंपा उसे बीच में टोकते हुए कहती है। अरे सुहाना, अब तो तेरी पढ़ाई भी खत्म होने वाली है। कोई लड़का देखा है अपने लिए? अगर नहीं देखा है तो मैं तेरे लिए लड़कों के इतने अच्छे अच्छे रिश्ते बता दूंगी। बुआ, अभी मुझे आगे की पढ़ाई और भी करनी है, और ये कोई शादी की उम्र नहीं है मेरी। यही उम्र शादी की बहुत सही है। अरे जब हम तेरी उम्र के थे न तो हमारी शादी हो चुकी थी और हम अपना घर संभाल रहे थे, लेकिन आजकल के बच्चे पता नहीं क्या ही चाहते हैं। हाँ, इतना अच्छा घर संभाला कि घर में रह ही नहीं पाई और मायके उठकर आ गई। कुछ कहा तूने? नहीं बुआ जी, मैंने तो बस इतना ही कहा कि तब के समय में और अब के समय में कितना फर्क भी तो है ना। अब तो हर चीज जल्दी हो जाती है, लेकिन अब बच्चों को थोड़ा सोचने समझने का समय देना चाहिए। सुहाना इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। सुहाना के वहाँ से जाते ही चंपा अपनी भाभी यानी सुहाना की माँ सरिता के पास जाती है और बोलती है। क्यों भाभी, आपका ध्यान नहीं रहता ना अपनी बेटी पर? ऐसा तो नहीं है दीदी, मैं तो पूरा ध्यान रखती हूँ, लेकिन आप ऐसे क्यों कह रही हो? कुछ हुआ है क्या? होना क्या है, सुहाना बड़ी हो गई है, शादी के लायक हो गई है। अब तो आपको उसकी शादी के लिए लड़के देखना चाहिए, लेकिन नहीं, बच्ची को खुली छूट जो दे रखी है कुछ भी करने की। दीदी क्या आप भी? अरे वो पढ़ाई कर रही है और लड़का इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाता है। बताओ, कुछ होश ही नहीं है। अगर भैया जिंदा होते ना तो अब तक हाथ पीले भी हो चुके होते इस सुहाना के, लेकिन माँ को तो बस अपनी ही पड़ी है, इसीलिए बच्ची की शादी जाए भाड़ में। दीदी आप क्यों नाराज हो रही हो? मेरी बच्ची है सुहाना, मैं अपने बच्ची के बारे में वैसे भी बहुत सोचती हूँ।
सोचती है ना, अब तो जल्दी से शादी करवा दे सुहाना की, वरना नाते रिश्तेदार ताने देने लग जाएंगे। और कुछ लड़के तो मैंने भी पसंद किए हमारी सुहाना के लिए, देख अगर तुझे पसंद आए तो। ठीक है दीदी, अगर आप इतना ही कह रही हो तो देख लेते हैं लड़का, जो ठीक लगेगा उसी से रिश्ता पक्का कर देंगे हम अपनी सुहाना का। भाभी आप ना ज्यादा मत तेज चलो, मैं कह रही हूँ इसीलिए मत करो, बल्कि आपको अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए, वरना कल को तो आप मुझे ही बोलोगी कि मैंने बोला था शादी करवाने को। दीदी आप हर बात को ऐसे घुमा क्यों देती हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। और सुहाना क्या बस मेरी ही बच्ची है? आपकी कुछ नहीं लगती सुहाना? अरे आप तो उसकी बुआ हो, जितना हक मेरा है सुहाना पर उतना ठीक आपका भी हक है। और मुझे लगा कि आप मेरी बेटी के बारे में सोच रही हो। है, मैं तो अपने पूरे परिवार के बारे में सोचती हूँ, लेकिन पता नहीं परिवार वाले तो मुझे ही दुश्मन समझते हैं। अरे जवान बेटी है, भगवान ना करे कल को ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा हमारी सुहाना का। मैं तो बस इसीलिए बोल रही हूँ कि सुहाना की जल्दी से शादी करवा देनी चाहिए। हाँ आप सही बोल रही हो दीदी, मैं फालतू सोचने लग गई थी। आप लड़के वालों को कल ही घर बुला लो, अगर लड़का सही लगा, परिवार सही लगा तो आगे बढ़ा देंगे बात। सुहाना से तो मैं खुद ही बात कर लूंगी। सरिता अपनी ननद की बातों में आ जाती है और सुहाना की शादी के लिए मान जाती है। अगले ही दिन रोहित नाम का लड़का अपनी माँ नीलम के साथ आता है। नमस्ते बहन जी, हमें मेरी नंद ने बताया था कि आप आने वाली हो। जी जी नमस्ते। सब बातें करने लगते हैं और दोनों परिवार को एक दूसरे का परिवार बहुत पसंद आता है। और कुछ ही दिनों में सुहाना और रोहन की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद सुहाना की सास नीलम सुहाना से कहती है, बहू अब तक हम जब भी तेरे मायके आए हैं वहाँ हमेशा तेरी बुआ मिलती है। हाँ हम पहले से जानते हैं उन्हें, लेकिन ये नहीं पता था कि मायके में ही पड़ी रहती है तेरी बुआ हमेशा। अब माँ जी इस बारे में मैं क्या ही बोलूं, माँ मेरी बुआ को ना कुछ कहती ही नहीं है। और धीरे धीरे बुआ जी ने घर से सारे बड़े छोटे फैसले खुद ही लेने लग गई हैं। माँ को कुछ बोलने भी नहीं देती वो। मुझे अपना बोलना सही तो नहीं लग रहा, लेकिन ये भी ठीक नहीं है कि बुआ मायके में ही आकर बैठ जाए। अरे किसी भी चीज की हद होती है, लेकिन क्या करे, अब कोई समझना ही नहीं चाहता है। तो नीलम की बहू को भी अपनी बुआ को मायके में रहना अच्छा नहीं लगता था। कुछ ही दिनों बाद सुहाना अपने मायके जाती है और कई दिनों तक वहीं रहने लग जाती है। और एक बार माँ और बुआ और सुहाना एक साथ बैठे होते हैं। तभी चंपा कहती है, क्या हुआ सुहाना, तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं है वहाँ? बुआ जी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? वहाँ सब ठीक तो है ना? मुझे क्या परेशानी होगी, बल्कि वहाँ तो सब लोग मुझे बहुत ज्यादा मानते हैं। मेरी सास तो अपने बेटे से भी ज्यादा मानती है मुझे। अच्छा, लेकिन लगता नहीं है ये सब देखकर। क्या देखकर नहीं लगता? बुआ जी आप बोलना क्या चाहती हो, जरा साफ साफ बोलो। अरे इतने दिन हो गए हैं और अब तक तू अपने मायके में ही पड़ी है। तेरे ससुराल से ना कोई तुझे लेने आया है और ना ही फोन आया है। कब तक मायके में पड़ी रहेगी? बुआ जी आप जो बोलती हो क्या वो आपको सुनाई देता है कि आप क्या बोल रही हो? देख रही हो सरिता भाभी कैसे मुझे पलट कर जवाब दे रही है। अरे मैंने तो जो कुछ भी पूछा है वो इसकी भलाई के लिए था, लेकिन नहीं, इसे तो अपनी बुआ को निशा दिखाना है। सुहाना बुआ तुझसे बड़ी है ना, तू क्या कुछ भी बोली जा रही है? तमीज नहीं है क्या बोलने की तुझे कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? माँ मुझे तो तमीज है, लेकिन शायद बुआ जी को ही तमीज नहीं है। अरे मैं अपने मायके में कुछ दिनों के लिए क्या आ गई, इन्हें तो मैं खटकने लगी और खुद को नहीं देख रही कि खुद कितनी दिनों से यहाँ अपने मायके में बैठी हुई है। अरे हम कुछ बोलते नहीं तो इसका ये फायदा उठा रही हैं। बस कर सुहाना, तेरी बुआ है वो, तेरे पापा की बहन। अगर इन्होंने तुझे 4 बातें बोल भी दी तो तेरा फर्ज बनता है कि तू सर झुका के इनकी बातें चुपचाप सुने, ना कि जवाब दे। और क्या गलत कहा है? तेरी शादी हो गई है, तेरे ससुराल वालों को सोचना है, लेकिन तू तो अपने ससुराल वालों की ही हो गई पूरी तरह। अपनी माँ की बात सुनकर सुहाना को बहुत बुरा लगता है और वो तुरंत वहाँ से उठकर चली जाती है। कुछ दिनों बाद सुहाना पेट से होती है और गर्भवती हालात में बेटी अपने मायके में रहती है।
इसलिए सरिता उसे अपने घर ले जाती है और वहाँ आने के बाद सुहाना खट्टा खाने लगती है। ये देखकर चंपा कहती है, सुहाना, तू खट्टा क्यों खा रही है? तुम मीठा खा, मीठा खाने से लड़का होता है। बुआ जी, लड़का हो या लड़की, मेरे ससुराल वालों को लड़का या लड़की से फर्क नहीं पड़ता। उनका ये मानना है कि जो भी हो उनका अपना ही होगा। वो तो अच्छी बात है कि तेरे ससुराल वाले ऐसी सोच रखते हैं, लेकिन मन ही मन तो वो भी चाहते होंगे कि लड़का हो। मैं जानती हूँ उन्हें, उन्होंने भी कभी ना कभी तुझे बोला होगा ना कि बस पोते का मुंह दिखा दे। सुहाना अपनी बुआ की बात पर ध्यान नहीं देती, लेकिन चंपा रोज रोज अब सुहाना से एक ही बात करने लगती है और उसका मन बदल देती है और बच्चा गिराने की बात उसके मन में डाल देती है। एक बार चंपा सुहाना को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। ये जब सरिता को पता चलता है तो सुहाना के ससुराल वालों को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वहीं सुहाना को बीच में रोकते हुए नीलम कहती है, बहू, तू ये क्या करने जा रही थी? बच्चा गिराने आई है यहाँ, तुझे शर्म है या नहीं? लेकिन अगर मुझे लड़की होगी तो आप लोग इस बच्चे को अपनाओगे ही नहीं। तुम पागल हो क्या सुहाना? ये सब तुमने सोचा भी कैसे? और ये सब फिजूल की बातें तुम्हारे दिमाग में डाला किसने? बुआ जी। दीदी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप बड़ी हो, मैंने हमेशा इसी बात का लिहाज किया और आपको इसीलिए कुछ नहीं कहा, लेकिन आप तो मेरी बेटी के दिमाग में ये सब डाल रही हो। सही कहा था, मायके में पड़ी रहने वाली बुआ को जल्दी रवाना कर देना चाहिए। इतना सब हो जाने के बाद सरिता अब चंपा को मायके में नहीं रहने देती और घर छोड़कर जाने को भी कह देती है। सूरजभान अपने होने वाले समधी सुनील और समधन उर्मिला से बात करते हुए कहता है, देखिए भाई साहब, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है और किसी चीज की कमी नहीं है। और अब तो आपके परिवार से हमारा रिश्ता भी जुड़ने वाला है। जी जी बिल्कुल, ऐसा लगता है कि मेरी बेटी के तो भाग ही खुल गए, जो वो अब इतने बड़े और नामी परिवार की बहू बनने जा रही है। आज रिश्ता तय हो गया है, अब जल्दी से पंडित जी से बात करके शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं। बिल्कुल सही कहा पूनम के पिताजी ने, अब जल्दी से कोई अच्छा सा मुहूर्त देख के शादी करवा देते हैं। रिश्ता तय हुआ है तो शादी भी हो ही जाएगी। वैसे हमें किसी चीज का मोह नहीं है, आप जो भी अपनी बेटी को दोगे हमें खुशी खुशी स्वीकार है। बाकी आप समझदार हो। ये कोई कहने वाली बात नहीं है भाई साहब, मेरी जितनी हैसियत है मैं उससे कई गुना ज्यादा करने की कोशिश करूंगा। आपको और बारात में आए हर बाराती को निराश नहीं होने दूंगा। आपने इतना बोल दिया, हमारे लिए यही बहुत है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। इतना कहकर सूरजभान वहाँ से चला जाता है। सूरजभान के जाते ही वहाँ सुनील की बेटी पूनम आती है और पूनम अपनी माता पिता से कहती है, पिताजी, मैंने कुछ नहीं कहा, आपने मुझसे बिना पूछे मेरी शादी तय कर दी। लेकिन ये मत सोचना कि मैं आगे भी चुप रह जाऊंगी। शादी मेरी है तो मेरी शादी में सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए। बात क्या करना है तुझे अपनी शादी में? अरे भाई, हमारी इकलौती बेटी की शादी है, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तू जो कुछ बोलेगी वही होगा। पिताजी, आजकल ना फोन में बहुत रील आती है कि दुल्हन मारुति कार में आ रही है, कमल के फूलों से गाड़ी सजी है। और लेकिन ना मुझे ऐसे नहीं करना। मैं जाट की बेटी हूँ तो मैं अपनी जाटने वाली अंदाज में आना चाहती हूँ, नाजुक सी कली बनकर नहीं, जिसे अगले ही दिन सब भूल जाए। तेरी बातें हमारे सर के ऊपर से जा रही हैं। जो बोलना है ना थोड़ा साफ साफ बोल कि हमें कुछ समझ भी आए, वरना तो तू बोलकर अपनी बात खत्म कर देगी और हम दोनों यूं ही समझते रह जाएंगे। माँ, मुझे अपने ससुराल में ना बुलेरो में जाना है, ताकि मेरे ससुराल वाले भी देखें और कहें कि क्या बहू आई है, जिसने आते के साथ ही ऐसा तहलका मचाया कि सब लोग हैरान हो गए। बेटा, इतनी भी मत कर कि हम जो अपने घर का तहलका दूसरे के घर में विदा करने की सोच रहे हैं, वो घूम फिर कर वापस हमारे ही घर आ जाए। अब और नहीं झेला जाएगा ये तहलका। क्या पिताजी, आप भी मुझे ऐसे बोल रहे हो? देख लेना, जब ये तहलका अपने ससुराल जाएगी ना तो वहाँ रौनक कर देगी, लेकिन यहाँ से जाऊंगी ना तो यहाँ सुना हो जाएगा। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कह रही है हमारी बच्ची। इसके यहाँ रहने से तो पूरे घर में रौनक है। अच्छा, अभी बस रिश्ता हुआ है और तुम दोनों माँ बेटी इतना रोना धोना शुरू कर रही हो। और पूनम, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर करूँगा जो तू चाहती है। पूनम का रिश्ता तय हो गया था, इसलिए घर में सभी लोग खुश थे। वहाँ सूरजभान का बेटा अमित
उससे कहता है। पापा, आपने लड़की वालों से सारी बात कर तो ली, उन्हें हमारी शर्त मंजूर तो है ना? अरे मंजूर क्यों नहीं होगी? अरे इतना अच्छा रिश्ता कौन जाने देगा अपने हाथों से। इसलिए मैंने जो कुछ भी कहा वो लोग मान गए। लेकिन अमित बेटा, अब भी मुझे उन लोगों से कुछ लेना ठीक नहीं लग रहा। पापा सब ठीक है, अरे वो जो कुछ भी देंगे अपनी बेटी को देंगे, वो इस्तेमाल करेगी। अरे हमारा क्या है, हमें ये थोड़ी करना है कुछ। और वैसे आपने उन्हें कह तो दिया कि हमें 4 चक्के वाली गाड़ी बोलेरो चाहिए। हाँ, 4 चक्का तो कह दिया है, लेकिन बोलेरो का नाम नहीं कहा। कोई सी भी दे दे, क्या हो जाएगा? पापा बहुत कुछ हो जाएगा। आप उन्हें ना फोन करके बोल दो कि बोलेरो ही डिमांड की है हमने, वही चाहिए हमको। हम लड़के वाले हैं, हमारी थोड़ी बहुत तो बात मानेंगे ही, और उनका फर्ज भी बनता है। और हमें तो इच्छा रखनी चाहिए ना उनके सामने। हाँ, तो तेरे कहने पे बोल तो दिया, अब उन्हें जो ठीक लगे वो देंगे। ऐसे थोड़ी होता है पापा, उन्हें तो साइकिल अगर ठीक लगी तो वो दे देंगे। फिर तो आप बोलोगे कि साइकिल क्यों दी, बोलेरो क्यों नहीं दी, इसलिए कह रहा हूँ पहले ही बोल दो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप जाओ और उन्हें बोल के आओ हमें बोलेरो चाहिए। अमित के कहने पर सूरज भान उन लोगों से बोलेरो की डिमांड करने लगते हैं, जिसके बाद सुनील भी मान जाता है उन्हें बोलेरो देने के लिए। ये सुनकर पूनम काफी खुश होती है। वही हुआ जो मैं चाहती थी। अब तो मेरी बारात बोलेरो में ही जाएगी। मैं तो पहले ही बोल रही थी कि आप बोलेरो ले लो मेरी बारात के लिए। पता नहीं क्या हो गया है, यहाँ तू भी बार बार बोलेरो ही लेने की बातें कर रही है और वहाँ वो लोग भी यही बोल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, जो सबको सही लगेगा वही होगा। कुछ दिनों बाद शादी का दिन आ ही जाता है और अमित पूनम की धूमधाम से शादी हो जाती है। जब विदाई का समय आता है तो पूनम सबसे कहती है, मैं तो जाऊंगी बोलेरो में। हाँ बहू, तू और अमित दोनों ही जाएंगे। नहीं ससुर जी, मैं चाहती हूँ कि मेरी विदाई बोलेरो में हो और जिसमें मैं अकेले आऊँ और आप सब दूसरी गाड़ी से आना। पापा ये थोड़ी हो सकता है, अब हम पति पत्नी हैं तो हमको साथ ही जाना चाहिए। हाँ ससुर जी, अमित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन शादी तो एक बार होती है ना। और वैसे भी अब हम दोनों को हर जगह तो एक साथ जाना है, इसीलिए क्या मैं अपने ससुराल में बोलेरो में नहीं आ सकती? बहू बिल्कुल सही कह रही है। अरे उसकी भी तो इच्छा सुननी चाहिए। बहू, हमें कोई ऐतराज नहीं है, तू बोलेरो से जाए या कैसे भी जाए, बल्कि हमें तो अच्छा लगेगा और लोग भी देखेंगे कि सूरज भान की नई बहू बोलेरो से आई है। लोग भी तारीफ करेंगे हमारी। चल बहू, तू भी चल। सब लोग पूनम की बात मान लेते हैं और पूनम की विदाई बोलेरो में ही होती है। और जब पूनम अपने ससुराल बोलेरो में आती है तो सब लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और काफी बातें करते हैं। ये सब देखकर पूनम अमित से कहती है, देखा अमित, मैंने कहा था ना, नई बहू तो बोलेरो में आएगी और लोग भी देखते रह जाएंगे। हाँ भाई मान गए, आखिर वही हुआ जो तुमने कहा था। तुम जीती, मैं हारा। तुम दोनों ऐसे क्यों बात कर रहे हो, जैसे तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? क्या सच में तुम दोनों एक दूसरे से पहले मिले हो? हाँ पापा, हम दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं और पूनम के पिता और आप दोनों प्रेम विवाह के सख्त खिलाफ थे, तो हमें तो प्रेम विवाह करना था, तो आपकी मर्जी भी चाहिए थी। आपके आशीर्वाद के बिना कहाँ कुछ हो सकता था, इसलिए हमने ये सब किया। और शादी से पहले मुझे अमित ने कहा था कि मैं अपने ससुराल में अकेली नहीं आ सकती, और उसी बातों के बीच में हम दोनों में ये शर्त लग गई थी कि मैं बोलेरो से आऊंगी ससुराल में। पापा, सब आपकी मर्जी से हुआ है, अब आप गुस्सा मत हो जाना, क्योंकि पागल बनाया हमने आपको, लेकिन कुछ किया नहीं ऐसा वैसा। पूनम को भी आपने पसंद किया है खुद से, और पूनम भी यहाँ बोलेरो से आने वाली थी ताकि इज्जत बढ़े हमारी, इसलिए हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। अच्छा, तो ये बात है। वही तो मैं सोच रहा था कि तुम दोनों बोलेरो लाने के लिए क्यों कह रहे हो। मुझे लगा ही था कोई ना कोई गड़बड़ है, लेकिन अब समझ में आया। ससुर जी, अगर आपको हमारी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो हम दोनों आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। हम बस एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसीलिए ही ये सब किया। और अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए गलत होते तो आप लोग खुद ही हमारा रिश्ता तय नहीं करते। और इसलिए हम दोनों ने शादी के बाद यहाँ आकर आपको सारा सच बता दिया, और आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते थे हम, क्योंकि छोटा ही सही, झूठ तो झूठ होता है।
आज पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चों ने मुझसे झूठ कहा है जिसपे मुझे गुस्सा तक नहीं आया। शायद मेरी ही गलती थी, शायद हमारी ही गलती थी। हम बच्चों के बड़े होने पे बंदिशें लगा देते हैं, उन्हें जीने नहीं देते, जिसके कारण उन्हें झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे बच्चों ने मुझे सच बताने की हिम्मत रखी। इसका मतलब आपको कोई परेशानी नहीं है? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। और वैसे भी बोलेरो से आई है हमारी बहू, पूरे गांव वालों के आगे हमारा नाक ऊंचा हुआ है। बोलेरो में आई बहू से सूरजभान काफी खुश हो जाता है और बाद में भी हर कोई उसकी तारीफ ही करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।